देहरादून का सचिवालय है वो क्षण क्षण में नियमों में बदलाव करते रहा है अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। मैं आज के दिन हम अगर उसको देखें, उसको हम स्मरण करेंगे तो हमें हासिल कुछ नहीं होगा। उस ठहराव ने आज के दिन तक स्थितियों को साफ नहीं किया। संपूर्ण उत्तराखंड को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की मुहिम उस टाइम छेड़ी थी। वो राज्य आंदोलनकारी जो रियल में थे, नियम है जो इन्होंने उनके लिए सुविधाएं प्रदान की, वो उनसे वंचित हैं। राज्य आंदोलनकारियों का जो संगठन है उसने कभी चिन्हीकरण की इस प्रक्रिया का विरोध भी नहीं किया। अफरा तफरी में राज्य बना और अफरा तफरी में ही सारी व्यवस्थाएं गठित करने का इन लोगों ने एक मन बनाया। तो आप कैसा महसूस करते हैं कि क्या हासिल हुआ है हमें इन 25 वर्षों में? नमस्कार। पहाड़नामा के अपने इस कारवां में आगे बढ़ते हुए हम इस वक्त पहुँचे हैं बागेश्वर में, और बागेश्वर से हमारे साथ जुड़े हैं राज्य आंदोलनकारी भुवन चंद कांडपाल जी। कांडपाल जी, आपका स्वागत है हमारे इस मंच पहाड़नामा में। और उत्तराखंड आंदोलन की यादों को ताज़ा करते हुए मैं आपसे चाहूँगा कि क्या स्थितियाँ थी बागेश्वर में उत्तराखंड राज्य आंदोलन की, इन विषयों पर बात करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड की क्या समस्याएं हैं, कैसा महसूस करता है बागेश्वर राज्य बनने के बाद, ये जानेंगे आपसे। तो कांडपाल जी, वर्ष 1994 में जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन अपने चरम पर था, तो क्या भूमिका रही एक राज्य आंदोलनकारी के रूप में आपकी? कौन कौन लोग आपके साथ शामिल थे और क्या एक्चुअली में सड़क पर क्या माहौल था, किस तरीके से आंदोलन बढ़ा? साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएं कि कोई ऐसी अविस्मरणीय घटना बागेश्वर के अंदर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान हुई हो, तो उनका जिक्र करते हुए हम आगे बढ़ते हैं आपके साथ इस यात्रा पर। वो 94 का जो वर्ष था साहब, राज्य आंदोलन का एक जन सैलाब के रूप में उसमें रहा है। हम जितने भी, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे पूर्व सैनिक हों, तो ये मूवमेंट जो रहा है छात्र आंदोलन से शुरू हुआ है। बिल्कुल। वो आपके संपूर्ण उत्तराखंड को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाए, तो उसमें जगह जगह खासकर बागेश्वर मुख्यालय में आपके सर्वदलीय एक स्वरूप के रूप में मूवमेंट आंदोलनकारियों का एक अच्छा खासा जमावड़ा इसमें रहा। उसमें हर किसी वर्ग की आहुतियाँ रही हैं, हर किसी का पार्टिसिपेशन रहा। तो उस दौर में बहुत घटनाएं हुई, जैसे डिग्री कॉलेज में यहाँ पर आपके पूरी पीएससी की यहाँ पर कोमत थी, उसमें आपके बम ब्लास्ट भी हुआ। तत्कालीन उसमें अगुवाई जो कर रहे थे स्टूडेंट, तो वो लोग उसमें शामिल रहे। अच्छा, बम ब्लास्ट हुआ था पीएससी की बैरक में? यस, वो डिग्री कॉलेज में यहाँ पर वो लोग यहाँ पर स्थापित किए गए थे लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो शांति व्यवस्था और सारी चीज़ें भी देखनी है जी। तो एक वाक़या यहाँ पर हुआ, एक बम ब्लास्ट बड़ा, उसने नेशनल मीडिया में बहुत मतलब सुर्खियाँ बटोरी। और उसके बाद हर दिन क्रमवार 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार की जो भीड़ थी, वो जुलूस की शक्ल में नगर के मुख्य मार्गों से, मतलब कंटिन्यूएशन रहा साहब। 1.5 महीने 2 महीने तक तो वो सैलाब जो था, उसमें भूमिका में राज्य कर्मचारी, शिक्षक वर्ग, इन्होंने 4-4 6-6 महीने अपनी जो उनको तनख्वाह वगैरह से भी वो महरूम रहे, उनके घर परिवार में चूल्हे तक नहीं जले। तो एक बहुत बड़ा आंदोलन। कुछ लोगों का नाम आप लेना चाहेंगे? उसमें प्रमुखता से हमारे जो शिक्षक वर्ग का जो इसमें योगदान रहा है, उसमें लीडरशिप उस दौर की बालादत्त तिवारी जी थे जी। हमारे यहाँ से आपके एक पांडे साहब थे, वो सिंचाई विभाग में यहाँ पर मिनिस्ट्रियल उसमें काम करते थे। एक चंदन सिंह मंडाल साहब थे। सब ये अब कुछ लोग हैं, कुछ नहीं भी हैं। और आपके गिरीचंद पाठक जी हमारे सर्वदलीय जो एक समन्वय समिति थी, उसके वो अगुवा रहे। तो
महिलाओं में भी बहुत, छात्र नेताओं में, छात्र नेताओं में तत्कालीन उसमें वो बालक हमारा हरीश खेतवाल था, इसमें ये राजन टंगड़िया जो इनका भी हम उल्लेख कर रहे थे, वो लोग थे, हीरा वल्लभ भट्ट जी थे, तमाम लोग थे। अपनी बहन मातृशक्ति में बहन थी हमारी उमा बिष्टी जी, जो बाद में यहाँ ब्लॉक प्रमुख भी रही जी। मैं ही उस दौर में एक अच्छी भूमिका के बाद मैं नगर पालिका सभासद भी यहाँ पर रहा हूँ अनअपोज्ड। मैं डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष भी रहा 80-81 के दौर में। अच्छा, आप छात्र संघ अध्यक्ष रहे? हाँ, 80-81 के दौर में। तो अच्छा कांडपाल जी, सरयू बगड़ जी, उत्तरायणी के मौके पर जी सर, मकर संक्रांति का जो पर्व होता है, एक बड़ा राजनीतिक जमावड़ा लगता था, जिसको कि 90 के दशक से लगातार 2000 तक उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों ने एक मंच, मैसेज देने के लिए मंच के रूप में बहुत प्रयोग किया। तो इस बारे में आप कुछ डालेंगे कि क्या है आखिर सरयू बगड़ का मेला? एक्चुअली बागेश्वर कहें या संपूर्ण उत्तराखंड एक देवभूमि के रूप में उसकी पहचान रही है राष्ट्रीय फलक में जी। तो बागेश्वर जो है वीरों की भी भूमि रही है। फ्रीडम के दौर में यहाँ पर बहुत मतलब जो हमने राज्य आंदोलन के टाइम पर एक सैलाब देखा, वही चीज़ यहाँ पर आपके पंडित बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में सन 21 में जो आज़ादी का आंदोलन रहा है, उसमें कुली बेगार कुली बर्दाश्त जो एक हमारे ऊपर नियम थोपा था अंग्रेज़ लोगों ने, उसमें काम के बदले वो लोग हमें टुकड़ों में मेहनताना देते थे और हमारा बहुत तरीके से शोषण यहाँ पर हुआ। तो बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में 1921 में कुली बेगार आंदोलन से संबंधित जो बहियाँ थी वो सरयू नदी में प्रवाहित की गई और उसके बाद भैया मतलब जो कुली बेगार का जो हिसाब किताब रखने वाले बही खाते थे उन्हें सरयू में प्रवाहित किया गया। उसके बाद तदंतर एक कंटिन्यूएशन में यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ने लगी। आज़ादी को हासिल करने का जो हमारा तौर तरीका था 1850 का जो गदर रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उसकी जो बुनियाद पड़ी, तो वो रिवीजन में आया आपके 21 में हमारे पहाड़ में, खासकर कुमाऊँ की, उत्तराखंड की बरदोली कहा गया इसको बागेश्वर को, और धार्मिक उससे देखें तो उत्तर की काशी रही है जी। तो वहाँ पर जब 21 में ये कार्यक्रम हुआ तो उसके बाद एक परंपरा बनी यहाँ कि हमारा जो राजनीतिक एजेंडा होगा वर्ष भर का, तो वो उत्तरायणी के मेले में खासकर जो हमारे अलग अलग पंडाल, तब तो पूरे भारत में कांग्रेस ही विशेषकर हुआ करती थी, अन्य पार्टियां जो थी क्षेत्रप के रूप में क्षेत्रीय स्वरूप के हिसाब से अपने को करते थे। स्वतंत्र पार्टी हुई, कम्युनिस्ट पार्टियां हुई। कम्युनिस्ट पार्टी का प्रादुर्भाव उत्तराखंड में उस दौर में ही शुरू हो गया था आज़ादी के एकदम बाद, क्योंकि गढ़वाल मंडल में तब कम्युनिस्ट पार्टी से गोविंद सिंह बिष्ट जैसे लोग विधायक भी रहे हैं जी। और अब मैं पार्टी विशेष में न जाकर यहाँ पर उन कम्युनिस्ट विचारधारा का भी प्रभाव मैं जान रहा हूँ उस दौर में। तो जो हमारा राजनीतिक पंडाल वगैरह लगते थे 1921 के बाद लगातार जारी रहे, जो आज के दिन भी इन राष्ट्रीय पार्टियों का या क्षेत्रीय पार्टियों का एक बहुत उचित प्लेटफॉर्म बन चुका है। और इसमें एक चीज़ और बताऊँ मैं साहब, उत्तराखंड आंदोलन का जो एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो मध्यमान बिंदु है गैरसैंण जी, गैरसैंण का जो लेआउट रहा है जी, जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है वो बागेश्वर से ही जारी हुआ 1992 में। अच्छा, क्योंकि उत्तरायणी मेले में ही इन चीज़ों का खाका तैयार होता है। तो संयोगवश उस गैरसैंण राजधानी का जो उसमें एक बिंदु था, तो और भी तमाम बिंदु थे जो 29 संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा हमें लादे गए हमारे ऊपर, वो सारी चीज़ें लेआउट की गई। तो उस बैठक की जो अध्यक्षता रही, मेरी अध्यक्षता में उस दौर में रही है। हमारे जो बहुत अच्छे विचारकों में पहचान रही है जिनकी, विपिन त्रिपाठी जी, उनके द्वारा तैयार वो ब्लूप्रिंट था। और उसमें गिरी इंस्टीट्यूट जो लखनऊ का हमारा रहा है, उसका बहुत अच्छा सहयोग इसमें रहा है। राज्य आंदोलन में आपने गोमती का तट है, गोमती का जो तट है उसकी महिमा आपने बताई। अब मैं थोड़ा दूसरे पक्ष की ओर आता हूँ।
तो बागेश्वर खनन के कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम है। खनन का कार्य उत्तराखंड बनने से पूर्व से ही खड़िया खनन का कार्य विशेष रूप से बागेश्वर क्षेत्र में रीमा से लेके तमाम क्षेत्रों में यहाँ जोर शोर से चल रहा है और अभी भी बदस्तूर जारी है। बीच बीच में न्यायालय की रोक लगती है, एसजीटी की रोक लगती है, लेकिन घूम फिर के वो कार्य फिर चलता है। तो खनन के दृष्टिकोण से आप क्या महसूस करते हैं? बागेश्वर को क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं राज्य बनने के बाद इन 25 वर्षों में? जहाँ तक खनन की हम बात करें पंजी, तो ये शुरुआती दौर से ही अव्यावहारिक रहा है। अच्छा। ये सरकारों का राजस्व कमाने का एक जरिया बन चुका है, क्योंकि हम बंदोबस्त के हिसाब से अगर देखें, जो वन पंचायत के जो नियम हैं और वन कानून या भू कानून का जो नियम है, इसमें उसकी धज्जियाँ उड़ी हैं। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी मायने ये स्वीकृति हुई 1893 वर्षों को आधार मानकर, जबकि बीच में अमेंडमेंट हुए हैं। इसमें सालाना जो 100 वर्षीय जो एक बंदोबस्त होता है वो 1893 के बाद नहीं हुआ है। बीच में इसमें 1860 का आंशिक बंदोबस्त एक रहा है और 62 के टाइम में जब चाइना इंडिया का वार चरम में था 1962। हाँ, तो तब एक समिति यहाँ पर बनी थी, धर्मानंद जोशी समिति। अच्छा। तो उसमें जो आपके भूविन्यास का एक थोड़ा संशोधित एक इन्होंने प्रारूप यहाँ पर जनता को दिया, काश्तकारों को दिया। तो भूमिधरी वाला जो उसमें वो रहा है, तो तब उन्होंने लोगों ने अपनी ज़मीनें रेगुलर करने का एक उनको एक मौका मिला। जो प्रभावशाली लोग थे उन्होंने अपनी ज़मीनों को रेगुलर करा लिया और आज के दिन तक जो खड़िया मायने यहाँ पर चल रही हैं वो 1893 का जो इनका भू बंदोबस्त है उसके आधार पर चल रही हैं। आज के दिन अगर हम आज की जो रेवेन्यू की जो स्थितियाँ हैं उसके हिसाब से देखें तो ये बेईमानी है। तो ये एक रेवेन्यू कमाने का एक इनका ढंग बन गया और अनियंत्रित, अनियोजित, अवैज्ञानिक तरीके से ये दोहन हो रहा है। वो हमारे पहाड़ के लोग, खासकर बागेश्वर ज़िले के, उसमें बीच में एनजीटी का एक इसमें थोड़ा सा नियमों का इन लोगों से पालन करवाने का इन्होंने जो एक सर्कुलर जारी किया, थोड़ी बहुत उसमें बंदिशें रही। उसके बाद बेखौफ होकर इन्होंने खनन कारोबारियों ने यहाँ पर पहाड़ों को लीला है। आपके इस बीच में हाई कोर्ट में कैबिट पड़ी है एक, तो कांडा क्षेत्र से उसकी शुरुआत हुई। तो मैंने इन्होंने उसको जो भारी भरकम मशीनें हैं थोड़ा सा उसमें अंकुश लगाने की कोशिश की है। मैनुअली उसको मतलब खनन करने का हाई कोर्ट ने फरमान जारी किया है। अदरवाइज़ इन्होंने जो मर्जी इनकी रही है खनन कारोबारियों की मिलीभगत से, शासन प्रशासन की मिलीभगत से, और जो मौजूदा दौर में आप मानते हैं कि हाई कोर्ट की और एसजीटी की दखलंदाजी के बाद भारी भरकम मशीनों से खनन होना बंद हो गया है, अंकुश लगा है थोड़ा बहुत। क्योंकि मैं उसका भी दे दूं आपको उदाहरण। इस बीच में इस ज़िले में 100 के करीबन महीने संचालित हो रही थी। इस बीच में हाई कोर्ट का जो वहाँ पर जो कानूनी प्रक्रिया रही है उसके बाद से यहाँ पर अभी इस बीच में 4-6 महीने संचालित हो रही हैं। वो अधर में लटकी हुई हैं और बड़े बड़े कारोबारियों ने, चाहे वो ट्रक से या परिवहन के हिसाब से लें या मशीनों के हिसाब से, ये जेसीबी मशीन वगैरह, तो लोन लेकर भी लोगों ने वहाँ पर अपना पूरा डाला हुआ। उनकी बैंक की जो भी वो हैं देनदारियाँ हैं वो बाकी रह गई हैं और लगभग कारोबारी झांसे में आकर यहाँ पर मतलब आज आपका कहने का तात्पर्य है कि जो स्थानीय लोगों ने जिसे खनन को रोजगार के रूप में अपनाने का प्रयास किया था, वो तमाम लोग आज बैंक के कर्जे में हैं। बैंक के कर्जे में जो बुनियादी हमारी जो समस्याएं रही हैं, जो बदस्तूर आज भी जारी हैं, क्योंकि जो कट ऑफ ईयर है हमारा 1950 का, जो यहाँ का मूल निवासी है, उसमें कन्वर्टेड कल्चर भी उसमें रहा है। कुछ परिवार यहाँ पर आप ने सुना भी होगा जो उस दौर में खासकर ब्राह्मण वर्ग में वो लोग मुसलमान धर्म को उन्होंने अंगीकार किया।
आपके बेरीनाग में, और इधर एक उस दौर में 48 और 50 के दशक में शनिड्यार एक कांड हुआ था। तो उसमें एक रिफ्यूजी ने उस गांव में, क्योंकि ठाकुर बाहुली गांव रहा है, वहाँ पर कोठारी और अन्य जो धर्मावली थे ब्राह्मण्स में खासकर, वो कन्वर्ट हुए हैं मुस्लिम धर्म में। सशक्त भू कानून की जहाँ तक बात है, मैं आज के दिन भी बताऊं, मैं ये जाति जो इन्होंने एक असंतुलन जो पैदा किया है वोट की राजनीति के रूप में हमारे जी, अभी हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन की। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन का जो चरम का दौर था वो 94 माना जाता है जी। तो वर्ष 94 में जब छात्र, युवा, कर्मचारी, व्यापारी तमाम वर्ग आंदोलन में था, तो उस दौर पे बागेश्वर में क्या स्थितियाँ थी, आप कहाँ मौजूद थे, कौन कौन लोग आपके सहयोगी थे और क्या आंदोलन, थोड़ा इस प्रकरण वास्तविकता के धरातल में हम झांकें जी, तो उस दौर में आपके मंडल का जो एक वो रहा है, फंडा रहा है बीपी सिंह के टाइम पे, मंडल कमीशन लागू हुआ था, उसके बाद आरक्षण का विरोध तो हुआ। हमने उसमें आहुतियाँ रही हैं, छात्रों की रही हैं, मातृशक्ति की रही है, पूर्व फौजी की रही है, और तमाम राजनीतिक दलों का जो ईगो था वो छठ के वो एक मंच में आने की एक छटपटाहट थी। तो उस छटपटाहट के दौर में हमने संपूर्ण उत्तराखंड को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की एक जो मुहिम उस टाइम छेड़ी थी। तो बाद में जब उसने एक उग्र स्वभाव लेना शुरू किया, तो यहाँ के जो मनीषी थे, यहाँ के जो विचारक थे, पार्टियों के लोग थे, अन्य अन्य संगठनों के लोग थे, तो इन्होंने एक मंच में आकर इसको राज्य आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया। तो उसमें आज के दिन हम अगर उसको देखें, क्योंकि विगत जो होता है बड़ा दुखदायी होता है, उसको हम स्मरण करेंगे तो हमें हासिल कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पर जो एक ठहराव आया, उस ठहराव ने आज के दिन तक स्थितियों को साफ नहीं किया है। हम जहाँ थे वहीं रह गए। मैं ये जाति उसमें आता हूँ तो एक बागेश्वर ज़िले में एक जगह है करीमपुर जी। करीमपुर उस दौर में उस मुसलमान ने, क्योंकि हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, यूकेडी का जो अपना संवैधानिक एक वो है फोकस उसने बनाया है, तो हमारे उसमें धर्मनिरपेक्षता को महत्व दिया गया। हमारे यहाँ 1950 से जो भी लोग रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तो उनको संपूर्ण मूल निवासी माना जाए, जो आज भी अधूरा है। हमको इन्होंने अपने तरीके से, क्योंकि जो देहरादून का सचिवालय है वो क्षण में नियमों में बदलाव करते रहा है अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो जो मूल अवधारणा थी, जो कॉन्सेप्ट था राज्य का, वो आज के दिन भी जस का तस है। मैंने आपसे कहा कि बागेश्वर में जब 94 में आंदोलन का दौर चल रहा था, तो उस समय कोई ऐसी घटना हुई हो जो अविस्मरणीय हो? आप आंदोलन में, आप उस वक्त आंदोलन में बागेश्वर में रहे होंगे, और कौन लोग विशेष रूप से सक्रिय रहे जो अगुवाई कर रहे थे? वो दौर तो साहब छटपटाहट का दौर था। हर कोई मतलब उस मुहिम में अपनी आहुति देने के लिए तत्पर था। जैसे कुछ नाम बागेश्वर के उस टाइम, उस दौर के हमारे सर्वदलीय समिति थी जी। उसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष एडवोकेट उमेश सिंह माजिला यहाँ पर रहे हैं, माजिला साहब थे जी हाँ। तो हम हमारी सक्रियता उसमें एज ए मेंबर, एज ए पदाधिकारी की रही है। उस दौर में बहुत यहाँ पर एक सैलाब था, एक जन सैलाब था। तो आज के दिन जो एनडी तिवारी साहब के टाइम में इन्होंने एक झुंझुना, मतलब फूट वाली बात जो आती है, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजियत को महसूस कराता है, तो वो एनडी तिवारी साहब के टाइम में जो ये राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित करके उनको जो भी इनके द्वारा प्रदत्त सुविधाएं हैं अनुमन्य की गई। तो आज के दिन भी वो राज्य आंदोलनकारी जो रियल में थे, उनको इनके जो नियम हैं, जो इन्होंने उनके लिए सुविधाएं प्रदान की, वो उनसे वंचित हैं, जो एक्चुअल राज्य आंदोलनकारी है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक्चुअली होता क्या है कि जब चिन्हीकरण होता है तो उसके मानक होते हैं कि भाई कौन जेल गया, कौन घायल हुआ, कौन गिरफ्तार हुआ, और लंबे दौर तक आंदोलन में सक्रिय रहने वाला
उसकी विधिवत रणनीति बनाने वाला व्यक्ति अक्सर जेल जाने से, घायल जाने से वंचित रहता है, तो उसका ऐसे तमाम लोगों का उत्तराखंड राज्य आंदोलन में चयन नहीं हो पाया है। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन राज्य आंदोलन में के रूप में, राज्य आंदोलनकारी के रूप में चयनित न हो पाने के कारण हमारी भूमिका कहीं ख़त्म नहीं होती है। हम तब भी आंदोलनकारी थे, आज भी आंदोलनकारी है। वो उसमें ऐसा रहा ना साहब, इन्होंने उसका जो नॉर्म्स था, जो उसकी ग्राह्यता बनाई थी, इन्होंने 5 बिंदु परोसे थे। जी जी। क्योंकि मैं सलाहकार समिति का जिला डीएम की अध्यक्षता में जो सलाहकार समिति बनी है, बनी उसमें नियम अभी ये बैठक हुई है मेरे ख्याल से, अभी यहाँ इस जिले में नहीं हुई है। यहाँ नहीं हुई है। हाँ, तो उसमें साहब ऐसा था, 5 इन्होंने बिंदु डाले थे। 5 बिंदुओं में एक बिंदु उसमें था ये जिलाधिकारी के विवेक पर। तो वो विवेक वाला जो मामला था, उसमें एक इस ढंग की हनक रही है। एक कोई जिलाधिकारी रहे हैं टिहरी से, अच्छा, तो उन्होंने आनंद फानन में 3-4 हज़ार लोगों को चिन्हित करके वो लाभ पहुंचा दिया। तो ऐसी कमोबेशी बागेश्वर में तो साहब लगभग जो आंदोलनकारी है वो उत्तराखंड क्रांति दल से रिलेटेड है। अच्छा। और कुछ एक हैं जो लोग मतलब उनको चयनित किया गया। अदरवाइज देहरादून में, आपके हरिद्वार ज़िले में और उधम सिंह नगर ज़िले में सारे मतलब जो सजा याफ्ता था, जो हिस्ट्री शीटर था, जो गैंग वॉर से रिलेटेड था, जिनको जेल का वो रहा था, उन्होंने मिली भगत करके और हनक से जो सनक मिजाज जिलाधिकारी रहे हैं, डीएम टिहरी जैसे, इन लोगों ने लोगों को ये सुविधाएं दी हैं। राज्य आंदोलनकारियों का जो संगठन है, उसने कभी चिन्हीकरण की इस प्रक्रिया का विरोध भी नहीं किया। उसमें तो साहब ऐसा रहा ना, बहुत, मैं कह तो रहा हूँ कि आनंद फानन में अफरा तफरी में राज्य बना और अफरा तफरी में ही सारी व्यवस्थाएं गठित करने का इन लोगों ने एक मन बनाया। उसमें इन्होंने टीनेजर बच्चे को भी मतलब इन्होंने वो पत्रावलियाँ उनकी बना के उसको डाला। एक्चुअल में कौन था, क्या था आंदोलनकारी, वो तो जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया तो जो मूवमेंट को लीड कर रहा है तो उन्हीं का नाम देता है। तो अखबार की कटिंग वाला भी हमने एक लॉजिक रखा, उसको उन्होंने अमान्य कर दिया। अब एक दूसरा बड़ा प्रसिद्ध उद्योग उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश दुनिया में फेमस रहा है, बागेश्वर का ताम्र उद्योग। तो तांबे के बर्तनों के निर्माण के लिए बागेश्वर प्रस्तुत बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। तो आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे बागेश्वर? इसमें तो साहब मैं एक चीज़ बिल्कुल आपकी जानकारी में डाल दूं। बागेश्वर जो रहा है, मैं एटकिंसन का जो ग्रेट हिमालयन गेजेटियर है, उसके जो वॉल्यूम 12 वॉल्यूम रहे हैं एटकिंसन के जी। तो जो खनन संबंधी उनका एक विशेष वॉल्यूम रहा है जी। तो उस वॉल्यूम में उसने ये जो हमारा ताम्र उद्योग से टमटा उपजाति है, इसका उल्लेख किया है उन्होंने बहुत तरीके से, क्योंकि वो बहुत बड़ा घुमंतु था, बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहा है उस दौर का। तो एटकिंसन के उसमें उल्लेख है। बाद में मैं ज्योग्राफी का भी स्टूडेंट रहा हूँ। तो बागेश्वर की एक जो ये ताम्र पट्टी है जी, सरयू के किनारे किनारे, इसकी लेंथ है 14 किलोमीटर की बैठती है। तो इसका डाया जो था 14 किलोमीटर लंबा, 2.5 से 3 किलोमीटर की चौड़ाई में। तो तब यहाँ पर जो हमारे इस व्यवसाय से जुड़े हुए टमटा लोग थे, तो इन्होंने जैसे शिलाजीत निकलता है, तो वो उन शिलाओं से बड़ी बड़ी भट्टियाँ जोत के लकड़ी डाल के तो तांबा निकाला है। अच्छा। तो यहाँ की आवश्यकता ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने उनको आकृति देने के बाद एक उपयोगी चीज़ बनाई है। आज के दिन में जो ताम्र उद्योग है साहब, उसका राष्ट्रीयकरण होने के बाद, क्योंकि नेशनल पूल में आ जाती है सारी चीज़, इनको पेटेंट कर दिया गया है। बड़े बड़े औद्योगिक घरानों ने इसमें दखल जब से शुरू किया है, तो ये व्यवसाय भी चौपट हो गया है। आज के दिन तांबे का जो है, जो उनकी प्लेटें हैं, ये लोग सहारनपुर से आयातित करते हैं। अच्छा। तो यहाँ के जो हस्तशिल्पी थे, जो परंपरागत जिनको इसके बारे में ज्ञान था और वो उनकी आजीविका इससे जुड़ी हुई थी, वो लोगों का व्यवसाय चौपट हो गया है। इस क्षेत्र में प्रभावी तौर पर सहारनपुर की मंडी काबिज हो चुकी है और उस किस्म की जो एक पिटाई, उसकी ढलाई होती थी तांबे की, वो नदारत है। तो वो मशीनों से बनकर आ रहा है, चाहे वो गगरी हो या बड़े नरसिंगा तुरई हो,
या हमारे दिए हों या कानस हों, सारी चीज़ें ये मशीनों से निर्मित होकर आ रही हैं। हाथ से कोई चीज़ें अब नहीं हैं। अच्छा, आपका कहने का तात्पर्य है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद इन 25 वर्षों में ताम्र उद्योग बागेश्वर का लगभग समाप्ति की ओर है। समाप्ति की ओर है। समाप्ति की ओर है। जी हाँ। तो आप कैसा महसूस करते हैं कि क्या हासिल हुआ है हमें इन 25 वर्षों में? बागेश्वर को अगर दृष्टिकोण में रखें, हम क्या हासिल कर पाए उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद इन 25 वर्षों में? उसमें साहब हमें जो कमियां महसूस हुई, उस लिहाज से तो हमें आज के दिन हम अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से या मूवमेंट में जो लोगों ने जो हम में नहीं था, जो हम अपेक्षा रख रहे थे, वो केंद्रीकृत होना चाह रहे, सारी व्यवस्थाएं सेंट्रलाइज हो जाएं, उस हिसाब से प्रशासनिक उसमें इन्होंने तहसीलें उप तहसीलें वगैरह बना दी हैं। लेकिन ढांचागत तरीके से अगर हम देखें तो हमें कुछ विशेष हासिल नहीं हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में अगर राज्य बनने के उपरांत कुछ हासिल नहीं हुआ है तो क्या जनता एक बार फिर आंदोलन के मूड पर आ सकती है? यस, ये छटपटाहट का दौर है साहब, क्योंकि अरस्तू ने कहा है कि एक दौर वो भी आएगा जिस दिन शोषित समाज, ये जो हमारा सत्तासीन है, इसको बेदखल करने के लिए वो मैदान में उतर जाएगा और इनको व्यवस्था से बेदखल करने के बाद खुद जो व्यवस्था है उसका नियंत्रण अपने हाथ में लेगा। तो ये हिस्ट्री हर हमेशा अपने को दोहराती है। तो निश्चित तौर पर ये आएगा, एक दौर निश्चित आएगा। बहुत ज़्यादा बेचैनी है समाज में। बारी बारी से जो पार्टियों ने यहाँ पर शासन किया है, उन्होंने खुद का हित साधा है, जनता जनार्दन की ओर बिल्कुल भी ध्यान किसी का नहीं रहा है। ये पीड़ा है यहाँ की। और सड़कें बना देने से मात्र और तमाम किस्म के अपने हिसाब से व्यवसाय उद्योग लगा देने से, उद्योग तो खैर नगण्य है पहाड़ में, तो व्यवस्थाएं इन्होंने अपने लोगों के तक अपने लोगों के लिए ही गठित की हैं। अच्छा कांडपाल जी, जैसा आपने कहा कि शोषित समाज आंदोलन करेगा या बदलाव का एक दौर आएगा, अगर हम उत्तराखंड राज्य आंदोलन की बात करें तो महिला वर्ग, कर्मचारी वर्ग, छात्र वर्ग, व्यापारी वर्ग, लगभग सभी वर्ग उस वक्त आंदोलन में थे। तो आज के दौर में आपको कौन सा तबका, बागेश्वर के लिहाज से हम बात करें तो कौन सा तबका समाज का ऐसा लगता है जो जिसमें आंदोलन को लेकर सबसे ज़्यादा छटपटाहट है? अगर कल कोई एक नया आंदोलन खड़ा होता है तो कौन सा वर्ग सबसे पहले आंदोलित होगा? युवा वर्ग, छात्र वर्ग, व्यापारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, क्या लगता है आपको? जो वर्तमान की स्थितियां हैं जी, इसमें युवा वर्ग सबसे ज़्यादा इसमें उद्वेलित है और युवा वर्ग ही कमान अपने हाथ में लेगा। मैं इस बीच में देख रहा हूँ विभिन्न प्लेटफॉर्मों के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो आहत हुआ है, छात्र हुआ है, वो बेरोजगारी का आलम रहा है उसके ऊपर। उसके बाद जो उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी थी उसे छीनी जा चुकी है। देश में जो एक ये फरमान कहें या जो इनकी मर्जी है वो हावी होते जा रही है। तो युवा वर्ग जो जैन जी है, जैन जी ही इस मूवमेंट को नियंत्रित करेगा। ये आगामी दिनों में हमें फलीभूत होते दिखाई दे रहा है। लेकिन कांडपाल जी, आप राज्य आंदोलन में रहे हैं, आपने देखा है कि 90 के दशक के छात्र संघ या उससे पहले जब आप सन 80 में छात्र संघ में रहे, तो उस दौर के छात्र संघ और वर्तमान दौर के छात्र संघ, वर्तमान युवा, उनका तौर तरीका, वो कई प्रकार से आंदोलन के लिए के प्रारूप में फिट बैठते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि छात्र संघों के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप होने के बाद वो एक टूल किट बन के रह गए हैं बड़े राजनीतिक दलों के, छात्र संघ विशेष। इसका कारण है पंजी जी, क्योंकि जो हमारी जो पार्टियां हैं जो सत्ता का संचालन कर रही हैं, ये इन्होंने ही उन छात्रों को बांट दिया है। बिल्कुल। पहले दिनों में जो होता था, हम जब छात्र संघ में हुआ करते थे तो वहाँ निषेध होता था राजनीति दलों का। आज के दिन छात्र संघ पहले तो एक निश्चित नियमों के तहत तो छात्र संघों का गठन हो रहा है। उसके बाद जो राजनीतिक पार्टियों की वहाँ घुसपैठ हो रही है, चाहे कांग्रेस या बीजेपी के रूप में लें या
मैं अपने जिस दल को मैं बिलोंग करता हूँ यूएसएफ, तो ये अपनी अपनी इकाइयाँ अपनी विचारधाराएं उन बच्चों पर लाद रही हैं। वो अपने भविष्य का अगर तैयारी के हिसाब से अपना ध्यान वहाँ आकर्षित करते तो बेहतर होता। वो बच्चे पहले दिन उलझा दिए उन्होंने प्रलोभन देकर, तो वो उससे ज़्यादा उस खोल से बाहर नहीं निकल पा रहा है आज का बच्चा। हमारे और आज के दौर का जो छात्र संघों को आश्चर्य रहा है, लिंग दोष समिति की जो सिफारिशें थी उसके बाद से इनका वजूद लगभग सिमट चुका है। बिल्कुल। ये राजनीतिक दलों के दलाल बनकर रह गए बच्चे, उनके प्रचारक बन के रह गए हैं, तो ये इनका शोषण हो रहा है। नहीं तो ऐसी हालत में आप मान सकते हैं कि एक नया आंदोलन निश्चित छात्र संघों के माध्यम से निकल के आएगा। निश्चित नहीं, लेकिन जब आप एक तरफ आप कहते हैं कि लिंग दो कमेटी लागू होने के बाद छात्र संघ कमजोर हो गए, छात्र संघ कमजोर हो गए, उनका नेतृत्व राष्ट्रीय पार्टियों के दिशा निर्देश पर या उनके इशारे पर काम कर रहा है। बिल्कुल। तो दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वही लोग आंदोलन करेंगे, तो कैसे, क्या वो लोग आंदोलन कर पाएंगे जो कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का झंडा उठा के चल रहे हैं? उनसे आप एक नए आंदोलन की उम्मीद कर सकते हैं? ऐसा है साहब ने, छात्र जो होता है भविष्य का ध्वजवाहक होता है जी। तो वो अपने यौवन में एक काल्पनिक दुनिया जीता है जी। तो उस कल्पना के संसार में उसके दिमाग में विभिन्न किस्म की योजनाएं भी मतलब वहाँ पर कुलाचे मारती हैं। तो जो एक उम्र दराज व्यक्ति हो जाता है, वो सीनियर में शुमार हो जाता है, तो उसकी उसमें काम करने की वो चीज़ें रहती नहीं, वो जज्बा नहीं रहता है। ये जो उम्र है, जो 22 साल से लेकर 35 साल का जो दरमियानी जो उम्र है, इसमें योजनाओं को धरातल ढूंढने का एक आंदोलित मन रहता है। तो ये कार्यवृत्त में ये शामिल होगा, क्योंकि युवाओं द्वारा भविष्य की दिशा निश्चित होती है, वो अपने भविष्य को तलाशता है। तो आज के उसमें क्योंकि गवर्नमेंट ने आज ये आपके समाज को बांटने के लिए यूजीसी में उतना बड़ा एक वो डाल दिया है, एक बेचैनी डाल दी है लोगों के उसमें, तो ये यूजीसी ही कारण बनेगा साहब। ये देखना जिस दिन ये यूजीसी को फौरी तौर पर लागू करने का इनका पूरा प्लान तैयार हो जाएगा, इनको दिखेगा कि क्योंकि जो एक राष्ट्रवाद की धारणा के हिसाब से जो आज चल रहा है पूरे भारत में, तो ये राष्ट्रवाद कौन नहीं है सनातनी, कौन नहीं है राष्ट्रवादी। तो जो इन्होंने इस किस्म का दिमाग में खौफ एक धारणा पैदा कर दी है, वो बहुत लंबा नहीं चलेगा। क्योंकि इसके उदाहरण हैं साहब, आयरिश रिपब्लिक आर्मी जो आपके इंग्लैंड का जो पूरा सिरमौर रहता था, पूरी दुनिया में एक छत्र राज किया, वो भी डिवाइड हुआ है साहब। उसने भी 3 पार्टों में आज अपने को रखा है, वेल्स, स्कॉटलैंड और यूके। तो उसका भी धार्मिक आधार पर संगठन जो होता है वो बहुत ज़्यादा दीर्घकालिक नहीं होता है। तो दक्षिणपंथी विचारधारा इस देश को चला रही है आज, उसका बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कांग्रेस जो 1850 से उसका साम्राज्य ढह गया है, तो ये विचार और आप मानते हैं कि कांग्रेस का साम्राज्य ढह गया है, वर्तमान में एक दक्षिणपंथी पार्टी जो है प्रदेश की सत्ता पर काबिज है, और आने वाले समय में एक राजनीतिक बदलाव आएगा और एक नई राजनीतिक क्षेत्रीय ताकत उभरेगी, जिससे कि उत्तराखंड के विकास को लेकर आशान्वित हुआ जा सकता? निश्चित, क्योंकि इसमें ये दौर आ गया है आपके अलायंस का। चलिए, हम इस बात से को आगे तक पहुंचाएंगे कि आप युवाओं को लेकर आशान्वित हैं, आप ये उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड राज्य के नवनिर्माण के लिए युवा वर्ग एक बार फिर आगे आएगा, और युवा जो है एक नए उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए सड़कों पर उतरने के माध्यम से या फिर अन्य कार्य योजनाओं के माध्यम से उत्तराखंड को प्रगति पथ की ओर ले जाएगा। धन्यवाद कांडपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विचार हमने सुने। धन्यवाद।